हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निश्चय बैच में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लेक्चर 2 के बारे में। लेक्चर 1 में हम लोगों ने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देख लिया है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे वर्नर थ्योरी से और वीवीटी को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज की वीवीटी कंप्लीटली हो जाए जिससे अगली क्लास में हम लोग डायरेक्टली सीएफटी की बात करें और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं। लेक्चर्स डिले थे क्योंकि ऐप पे काम चल रहा था। ऐप बन के तैयार हो गई है, काफ़ी लोगों ने रजिस्टर कर लिया है। आप लोग भी रजिस्टर करेंगे जल्दी जल्दी तो फिर अच्छा रहेगा। एक अच्छा इन्वायरमेंट बन जाएगा कि हम लोग जब लाइव डिस्कशन सेशंस में आएंगे तो फिर मज़ा आएगा, है ना। ऐप के थ्रू हम लोग लाइव डिस्कशन सेशंस में भी आ सकते हैं। चलिए हम लोग बात करना शुरू करते हैं। हम लोगों को नोट्स वगैरह सब वेबसाइट पे dextercamp.in पे मिल जाएंगे और ऐप पे भी कोशिश करूंगा कि प्रोवाइड करा दूं, लेकिन डेक्स्टर पे ही रहने देते हैं, वेबसाइट पे ही, ऐप पे नोट्स नहीं डालते हैं ना। प्रॉब्लम शीट जो बची हुई है वो भी आ जाएंगी और हम लोग कोशिश करके पीवाईक्यू सेशंस भी तेजी से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब वर्नर थ्योरी क्या थी? एल्फ्रेड वर्नर, ये वार्नर नहीं है, डेविड वार्नर। तुम वर्नर को वार्नर मत समझ लेना यार, है ना। इंडिया वर्ल्ड कप हार गई है, वो तो मतलब अपने हाथ में नहीं था। बहुत दुख हुआ मेरे को, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था बहुत। मैं बहुत फॉलो करता हूँ मैच को, इसलिए मेरे को थोड़ा टेंशन हो जाती है। लेकिन चलो, बढ़िया खेल के हारे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तुम बहुत अच्छा पढ़ोगे तभी पास हो पाओगे। एग्ज़ाम प्रेशर को हैंडल करने का हमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच से सीखना चाहिए कि एग्ज़ाम प्रेशर यानी कि फाइनल में हम लोग कैसा खेलेंगे, इसके लिए हमें तैयारी करनी है अपनी अच्छी, है ना। तो एल्फ्रेड वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं। उसने क्या बताया कि मेटल्स possesses two types of valencies, two types of वैलेंसीज। मेटल के पास कैसी हैं? दो तरह की वैलेंसी हैं। कौन कौन सी? पहली है प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। और जो दूसरी है वो है सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी में क्या है? प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयोनाइजेबल है। कैसी है? आयोनाइजेबल है, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी कैसी है? नॉन आयनाइजेबल है, मतलब इसे हम फर्दर आयंस में ब्रेक नहीं कर सकते, प्राइमरी वैलेंसी को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक। जो आयनाइजेबल वैलेंसी है वो कहाँ रहेगी? वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की तरफ रहेगी। पहला लेक्चर देख चुके हो तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में ठीक ठाक जानकारी तुम्हें है अच्छे से, है ना। तो कहाँ रहेगी ये? आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये कहाँ होगी? विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर या इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट रन किया और उसने ये देखा कि सिल्वर नाइट्रेट डालने से कितने एजीसीएल के मॉलिक्यूल्स प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट करके देखा और ये जानने की कोशिश की कि कितना एजीसीएल प्रेसिपिटेट हुआ। तो उसने जो कॉम्प्लेक्स चूज़ किया वो बेसिकली उसने जो चूज़ किया था वो किया था COCl3.6 अमोनिया, और इसमें AgNO3 मिला के उसने क्या किया? कोशिश की कि AgCl जो है वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट हो जाए, वाइट पीपीटी होता है ये प्रेसिपिटेट हो जाए, ठीक। इसके बारे में डिस्कशन करना चाहा उसने, ठीक। तो इसके बारे में डिस्कशन के लिए उसने क्या किया? अलग अलग कंडीशंस पे कॉम्प्लेक्स को प्रिपेयर किया और ये देखा कि अलग अलग तरह के मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो है AgCl के वो अलग अलग क्वांटिटी में प्रेसिपिटेट हो पा रहे हैं। तो पहला कॉम्प्लेक्स जो लिया वो लिया CO अमोनिया 6Cl3 और इसकी रिएक्शन 3AgNO3 से कराई। मतलब AgNO3 तो एक्सेस में ही ले लिया और एक्सेस में लेने पे ऐसा पता लगा, एक्सेस में लेने पे ऐसा पता लगा कि 3 AgCl के मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट हो गए, ठीक। तो इसका मतलब इसमें 3 आयंस जो थे वो Cl माइनस के फ्री थे, 3 आयन Cl माइनस के फ्री थे, ठीक। दूसरा कॉम्प्लेक्स जो लिया वो NH3 होल 5Cl
Cl2 डॉट अमोनिया लिया, इसमें AgNO3 के साथ जब रिएक्शन कराई तो इससे 2 AgCl के मॉलिक्यूल्स ही प्रेसिपिटेट हुए। तो इसका मतलब 2Cl माइनस आइंस इसमें बाहर थे। इन सब कॉम्प्लेक्सेस के कलर्स भी अलग अलग आ रहे थे, खास बात ये थी। तीसरा कॉम्प्लेक्स जो लिया वो लिया CO NH3 होल 4 Cl2 Cl डॉट अमोनिया, इसकी रिएक्शन AgNO3 से कराई तो इससे AgCl का मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट हुआ। ठीक, इससे कितना आयंस हुए? Cl माइनस आयन एक ही हुआ, 1 Cl माइनस आयन प्रेसिपिटेट हुआ। ठीक, अब अगर कोई चाहे कि हम सारे Cl को अंदर ले जाएं और सारी अमोनिया बाहर ले जाएं तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। इस बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की आइसोमेरिज्म करेंगे। तो अगर कोई कोशिश ये करे क्या कि CO Cl3 कर दें, अमोनिया 3 कर दें और डॉट 3 NH3 कर दें, तो लिख देते हैं दिस कॉम्प्लेक्स वोंट फॉर्म। दिस कॉम्प्लेक्स वोंट फॉर्म, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता है, ये बात है। अब इन कॉम्प्लेक्सेस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे तीनों को, तो एक एक को रिप्रेजेंटेशन का तरीका देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स ही बनाते हैं इन जनरल। अब अमोनिया के अगर हम पहले वाले कॉम्प्लेक्स की बात करें तो अमोनिया 6 वैलेंसीज जो थी वो सेकेंडरी वैलेंसीज थी, तो उन्हें हम ऑक्टाहेड्रली अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? ऑक्टाहेड्रली अरेंज करेंगे। और जो प्राइमरी वैलेंसी हैं उन्हें हम लोग डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो कलर आया वो येलो कलर आ गया। कैसा कलर आया? येलो कलर आ गया इसका। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाया, देखो ये आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे कर लेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए ध्यान से पढ़ना जरूरी है। तो इसमें 5 अमोनिया अंदर थी, 1 Cl था अंदर, और जो 2 Cl थे वो प्राइमरी वैलेंसी की तरह थे। अब हम जो अंदर Cl गया उसे भी प्राइमरी वैलेंसी की तरह वो एक्ट कर सकता है, क्योंकि हम लोग एटम्स की इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी पे विश्वास रखते हैं। हम लोग उन्हें कहते हैं कि वो कैसे इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो इसका जो कलर आया वो आया पर्पल। इसका कलर जो आया वो पर्पल कलर आया। ठीक, और जो थर्ड कॉम्प्लेक्स था, जो थर्ड कॉम्प्लेक्स था जिसमें हमारे पास 2 Cl अंदर थे, अभी हम लोग आइसोमेरिज्म का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो Cl को जहाँ लगाया वहीं पे मान लेते हैं लगा हुआ। तो ये Cl और ये Cl कैसे हो जाएंगे? प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों की तरह बिहेव करेंगे, और इसका कलर ग्रीन या वायलेट टाइप का आया कुछ। तो उसने ये बताया कि हमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिस्टिंग्विश करना आता है और उनके कलर्स भी अलग अलग आते हैं। ठीक, अब वर्नर के बाद बात आती है बॉन्डिंग थ्योरीज की। तो हेड डाल लेते हैं बॉन्डिंग थ्योरीज इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। बॉन्डिंग थ्योरीज इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग थ्योरीज की अगर हम बात करें तो बॉन्डिंग थ्योरीज हमें जो मेन होती हैं वो 3 होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है VBT। VBT का मतलब है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दूसरी होती है CFT। CFT का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और लास्ट होती है LFT विच इज कॉल्ड लिगेंड फील्ड थ्योरी। लिगेंड फील्ड थ्योरी अपने नॉर्टन सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है,
सिलेबस की स्पेलिंग भी तो सही होनी चाहिए ना, ये सिलेबस में नहीं है। तो हमें ऊपर वाली दोनों थ्योरीज पढ़नी है, लिगेंड फील्ड थ्योरी के बारे में डिस्कशन हमें नहीं करना है, ठीक है। तो वीबीटी के बारे में डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं वीबीटी। हेडिंग डाल लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में लगती है तो बेसिकली ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। क्या देती है? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो दिस थ्योरी tells us about the hybridization of the complex as well as the shape of the complex, shape of the complex। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने बॉन्डिंग में स्टेरिक नंबर लिखा था वैसे ही यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे क्या कि यहाँ पे लिख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उनके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेशन नंबर को इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। कोऑर्डिनेशन नंबर के करस्पॉन्डिंग हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और शेप निकालेंगे, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगी तो हाइब्रिडाइजेशन इसका एसपी आ जाएगा और शेप आ जाएगी लीनियर। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी और शेप कैसी आ जाएगी? लीनियर। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2 और शेप आ जाएगी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो शेप आएगी टेट्राहेड्रल, ठीक। अगर d3s होगा तो भी आएगी टेट्राहेड्रल। ये कितने लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन सुना था ये बता देना कि ये भी सुन रखा था सर। d3s है। फिर इसके बाद dsp2 अगर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो जो शेप आएगी वो आएगी स्क्वायर प्लेनर, ठीक। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगी, जरूरत हमें 4 और 6 की ज़्यादा पड़ेगी, 5 की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये dsp2 हो सकता है, sp3 हो सकता है, dsp3 हो सकता है या फिर sp3d हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? sp3d हो सकता है। तो इन दोनों ही केस में जो शेप आएगी वो आएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप कैसी आएगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आएगी शेप, ठीक है। जो 6 नंबर है वो क्या है? वो है sp3d2 हो सकता है या फिर d2sp3 हो सकता है, और इन दोनों के ही केस में जो शेप आएगी वो आएगी ऑक्टाहेड्रल। कैसी आएगी? ऑक्टाहेड्रल आएगी। ये छोटी छोटी बात थी, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। अगर इतना याद रह गया तो समझ लो आधी समस्या तो यहीं पे ख़त्म कर दी हम लोगों ने, ठीक है। बात समझ में आ गई, इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। अब एक बात और है यार कि कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल यूज होंगे, इनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे लिख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पे लिख लेते हैं ऑर्बिटल यूज्ड। तो अगर हमने पहले लिया मान लो sp हाइब्रिडाइजेशन लिया तो इसमें एक s ऑर्बिटल यूज होगा, s एंड px और y और z, यानी px py pz में से कोई भी यूज कर सकता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया तो s एंड px py और py
पी जेड और पी जेड पी एक्स, कोई से यूज़ कर सकता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन s एंड px py और pz तीनों यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि तीन ऑर्बिटल यूज़ करने हैं। इसके बाद d3s में अगर तुम लोग कमेंट करके बता दो कि कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं तो फिर मतलब प्राइज मिलने वाली बात है यार। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन कौन से ऑर्बिटल d3s में यूज हुए हैं, इसके बारे में कमेंट करो जरा। मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो हुए हैं dxy, dyz और dzx एंड s। ठीक। dsp2 में जो यूज हुआ है वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर s एंड px पी वाई या फिर बस पी एक्स पी वाई। ठीक। इसी तरह से फिर हमने लिया क्या, एस पी थ्री डी टू में कौन से यूज होते हैं, एस पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक। डी टू एस पी थ्री में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी फिर एस फिर पी एक्स पी वाई और पी जेड। ठीक है। तो ये ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, इन्हें ध्यान रखोगे तो एक सवाल और बन जाएगा तुम्हारा कि कई बार सिंपल सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन से मतलब हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। ठीक। अब हम लोग सबसे पहले जो करने जा रहे हैं वो वीवीटी फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करेंगे हम लोग। ठीक है। तो ईमानदारी से देखेंगे, बढ़िया से समझ में आ जाएगी बात, कोई दिक्कत आएगी नहीं इसमें। ठीक। तो हेडिंग डाल लेते हैं वीवीटी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करने से पहले हम लोग एक जनरल बात लिख लेते हैं जिसका मैं कई बार यूज करूंगा, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इसका कोई अता पता नहीं था लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि अपनी बुद्धि से हमने इसे यूज करना पड़ेगा। तो जो लिगेंड्स हैं जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, भाई जब लिगेंड्स हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, तो उनके डोनेशन की जो ताकत होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के जो डोनेशन की ताकत होगी वो अलग अलग लिगेंड्स के लिए अलग अलग होगी ऑब्वियसली, क्योंकि डोनर एटम बदल रहा है तो लिगेंड्स के डोनेट करने की ताकत भी बदल रही है ना। तो यहां पे लिख लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ डोनेशन ऑफ लिगेंड्स। ठीक। तो उनमें सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लेता है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। तो स्ट्रेंथ ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लेता है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है वो ऐसा लिख लेते हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है वो कार्बन डोनर्स हैं। क्या है, कार्बन डोनर्स। कार्बन डोनर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। फिर है नाइट्रोजन डोनर्स, फिर है ऑक्सीजन डोनर्स, और सबसे कम है जो है वो हेलोजन या हेलाइड डोनर्स लिख देता है। क्या लिख देता है, हेलाइड, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, हेलाइड डोनर्स। मतलब अगर हम इन्हें लिगेंड्स के फॉर्म में लिखें तो हम यहाँ पे लिख दें कि साइनाइड और कार्बोनाइल है, फिर अमोनिया और ईएन है। ये कैसे हैं, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। कैसे लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। बात पूरी सुन लोगे तो बहुत मज़ा आएगा लास्ट में। ठीक। C2O4 यानी ऑक्जेलेट या OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस, मतलब यहाँ पे नहीं लगाते हैं, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ये सब कैसे हैं, ये सब वीक लिगेंड्स हैं। ये कैसे हैं, वीक लिगेंड्स हैं।
मतलब डोनेशन टेंडेंसी कार्बन और नाइट्रोजन डोनर्स की ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एंड हेलोजन डोनर्स। इतनी बात समझ में आई हो तो लाइक और कमेंट तो जरूर कर दो कि हाँ यार समझ में आ गई सर, अब कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की जब बात कर रहे हैं तो पहला कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने लिखा, पहला कॉम्प्लेक्स लिखा FeCl6 Cl6 4 माइनस। ठीक, FeCl6 4 माइनस लिखा तो तसल्ली से सुनना, बात बहुत धीमे कराऊंगा, ये पोर्शन धीमे कराऊंगा इसलिए क्योंकि ये बात समझ में आ जाएगी तो CFT पढ़ने में तुम्हें काफ़ी आसानी रहेगी और पेपर में सवाल तो बनेगा ही बनेगा। कि ऑक्सीडेशन नंबर जो आयरन की यहाँ पे आ गई वो +2 आ गई। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 26 और 26 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं Ar3d6 4s2। तो Fe2+ का जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा Ar3d6। अब जो Cl- है, Cl- कैसा है, वीक लिगेंड है। Cl- कैसा है, वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड से नुकसान या फायदा क्या हो रहा है इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं वीक डोनर है, तो वीक डोनर से ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो जो डी बना है उसके लिए हमने क्या बनाया, D6 बना हुआ है, तो डी ऑर्बिटल्स बना लिए। इसके आगे डी के बाद 4s हमारे पास होगा और 4p होगा, और इसे अगर हम सरका लें थोड़ा सा इधर तो हमारे पास एक 4d भी होगा। ठीक, तो ये हो गया 3d 4s 4p और 4d। अब जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हुंस रूल फॉलो करते हुए पहले सब ऑर्बिटल्स में एक एक जाएंगे और फिर लास्ट में एक पेयर अप हो जाएगा। अब Cl- को कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, एक Cl- 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एक Cl- जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगा, यहाँ पे तो कर नहीं सकता, इस पोजीशन पे तो जगह ही नहीं है यहाँ पे करने की। ठीक, तो कहाँ पे करेगा, 4s में करेगा, 4p में करेगा और 4d में करेगा। एक Cl- 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो x मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, x का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन है ये। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या किया देखो, एक s ऑर्बिटल इंगेज हुआ, 3 p हुए और 2 d हुए, तो sp3d2 आ गया। क्योंकि अब पेयर डोनेट हो रहे हैं इसलिए जब भरेंगे इलेक्ट्रॉन, जब लिगेंड से इलेक्ट्रॉन दिलवाएंगे तो हम हुंस रूल को इज्जत नहीं देंगे, ध्यान रखना। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा भाई, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट होता है कितना, इसे लिखते हैं म्यू से, म्यू इज इक्वल टू √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन में, वेयर n इज क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी √24। बोर मैग्नेटॉन, हमें इससे ज़्यादा इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब मॉलिक्यूल में कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो हम उसे कैसा मॉलिक्यूल कहते हैं, दैट मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो मॉलिक्यूल कैसा है, कैसा है, ये पैरामैग्नेटिक है। नेचर कैसा है इसका, नेचर है पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब कॉम्प्लेक्स टाइप कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स टाइप को हम लिखते हैं क्योंकि इसने बाहर वाले 4d वाले ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल यूज किए हैं, तो हम इसे कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसी को कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसकी स्पिन पेयर्ड अप नहीं हुई तो इसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे। ठीक,
तो इतनी जानकारी हमें हर कॉम्प्लेक्स के बारे में ढूंढ ढूंढ के लिखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और तब हम आंसर कर पाएंगे। ठीक, तो हमने तसल्ली से बिल्कुल आराम से पैरामैग्नेटिक क्यों कहा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू निकाल ली, और Cl माइनस वीक फील्ड लिगेंड था यानी वीक लिगेंड था, तो उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कॉम्प्लेक्स टाइप कैसा बन गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक, अब एक अलग अगला एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे, बिल्कुल वैसा ही लिखते हैं, लेकिन अब हमने क्या किया, Cl की जगह देखो Cn माइनस ले लिया। Cl की जगह क्या ले लिया, Cn माइनस ले लिया। भाई सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, ऐसा मैं मान लेता हूँ। Cn माइनस के साथ आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर जरा कमेंट करो फटाफट कि आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है। मैं जब तक आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिख देता हूँ, जब तक तुम आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कमेंट करके बताओगे। तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई 2, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गई 6। तो Fe2+ का फिर से हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, जो कि बिल्कुल सेम होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो D से नहीं 4s से निकालेंगे कि फोर्थ हमारा आउटर मोस्ट शेल है। ठीक, बात इतनी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब D6 है, तो D6 का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना था, तो हमने इसकी ड्राइंग बना ली भाई D6 की। और हमारे पास क्या होगा, 4s होगा, 4p होगा और 4d होगा। सब कुछ वैसे ही चल रहा है भाई, लोगों देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत हो बता दो। तो ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p और ये हो गया 4d। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लगेगा, काम करेगा, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर लौट के आके पेयरिंग हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ से कहानी बदलना शुरू होगी। यहाँ पे क्या होगा कि जो Cn माइनस है वो कैसा लिगेंड है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, therefore it will cause the pairing of electrons। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देके जबरदस्ती पेयर करा देगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोचिंग में, ट्यूशन में या स्कूल में तुमने अपना बैग रख दिया और कोई दबंग लड़का आया, उसने तुम्हारा बैग उठा फेंक दिया, क्योंकि उसकी सीट तो फिक्स है ना। तो ये क्या करेगा, ये अपनी सीट फिक्स करने के लिए क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पीछे भेज देगा। तो इसे यहाँ भेज देगा, इसे यहाँ पे भेज देगा। जब ये ऐसा कर पाया, तब हुआ क्या, देखना जरा ध्यान से। जब ये ऐसा कर पाया तो इसने d ऑर्बिटल्स के 2 ऑर्बिटल पीछे वाले खाली करा दिए। 2 ऑर्बिटल पीछे वाले क्या करा दिए, खाली करा दिए। तो अब तुम ये बताओ कि जब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल है तो हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन देना अच्छी बात है या फिर लोअर एनर्जी में ही देना अच्छी बात है। तो इसने किसे किसे पेयर करा दिया, देखो ये तो पहले से ही पेयर था, ये 2 नए पेयर करा दिए। अब 3D वाले के पास अभी भी 2 ऑर्बिटल खाली बचे हैं, जो अभी अभी खाली कराए हैं। तो खाली तो इसीलिए कराए ना कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए जा सकें। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, 2 इस तरह से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो D कौन से यूज़ हुए, 2 ये वाले यूज़ हुए, S यूज़ हुआ और P3 यूज़ हुआ। तो ये क्या बन गया, D2sp3 बन गया। ऑक्टाहेड्रल ही रहा। शेप कैसी है, शेप तो ऑक्टाहेड्रल ही है जैसी पहली थी, लेकिन अब ये D2sp3 बन गया। D2sp3 बनने से जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आया, म्यू आया, वो कितना आ जाएगा, 0। म्यू 0 आने का मतलब है ये क्या बन गया, डायामैग्नेटिक बन गया। डायामैग्नेटिक का मतलब सिंस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सिंस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या बन गया, डायामैग्नेटिक बन गया। अब अगर हम नेचर की बात करें, जो हमने ऊपर लिखा था कॉम्प्लेक्स टाइप कैसा बनेगा, कॉम्प्लेक्स टाइप बताओगे भाई कमेंट करके कैसा बनेगा। कॉम्प्लेक्स टाइप कैसा बन गया, अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं वो अंदर वाले शेल के यूज हुए हैं, इसलिए हम इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अगर बाहर वाले यूज होते तो उसे हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर वाले यूज हुए हैं इसलिए हम क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो कैसा बन गया,
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना ये। ठीक, क्या बना? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना और इसे हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसकी स्पिन पहले ज़्यादा थी, कॉम्प्लेक्सेशन करने से स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम हो गई, तो हम इसे कह रहे हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या है ये? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। बात समझ में आ रही होगी बिल्कुल अच्छे से, कोई इसमें तकलीफ की बात नहीं है। ठीक, तो ये 2 एग्जाम्पल हुए, अभी हम लोग रुक नहीं रहे हैं, अभी तो डिस्कशन लंबा है। अब अगला कॉम्प्लेक्स देखते हैं, नंबर 3 लिख लेते, क्रोमियम H2O होल 6 3+। हम लोगों ने याद कर लिया क्या कि जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो आखिरी वाली 2 सीट खाली कराएगा 3D वाली और पेयरिंग करा देगा। ठीक, और अगला सवाल हमारे सामने ये आ गया, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर ध्यान से देखोगे तो 6 है और ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखोगे तो वो भी 6 है। ठीक, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है यार? 3, ऑक्सीडेशन नंबर तो 3 है ना। ठीक, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है क्रोमियम का, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar4s1 3d5। तो क्रोमियम 2+3+ का कितना आ जाएगा? Ar3d3 आ जाएगा यार। ठीक, अब Ar3d3 आ गया, आर्गन 3d3 आ गया, तो 3 ऑर्बिटल हमने डी सबसेल बना लिया। ठीक, तो ये 1 2 3 4 ये बन गए, ये बना लिया और ये बना लिया। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को फिल किए, तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन फिल करा दिए। अब वाटर कैसा लिगेंड है? वाटर वीक लिगेंड है। वाटर कैसा है? वाटर कैसा लिगेंड है? यहाँ पे लिख दें वाटर कैसा लिगेंड है? H2O इज वीक लिगेंड। H2O कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। अब H2O अगर वीक लिगेंड है तो क्या होगा? पेयरिंग कराने की तो ताकत है नहीं, लेकिन अगर लोअर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के रखने की जगह खाली है, ध्यान सुनना, अगर लोअर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के रखने की जगह खाली है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ दिए जाएंगे? कमेंट करके बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में। तो जब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आ जाएगा और ये भी बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल। अब इस तरह के कॉम्प्लेक्स में जिसमें पेयरिंग की कोई स्कोप ही नहीं है ना, उन्हें हम लोग हाई स्पिन या लो स्पिन नहीं कहते हैं, क्योंकि पहले से ही लास्ट वाली 2 सीट खाली थी, तो इनमें हाई स्पिन या लो स्पिन कहने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसका जब म्यू निकालोगे तो म्यू आ जाएगा √3 × 3+2 यानी कि √15 बोर मैग्नेटॉन। और ये कैसा मॉलिक्यूल होगा? पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? तो ये होगा क्या? पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक, तो ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। और कैसा है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये पैरामैग्नेटिक है और कैसा है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे वीक लिगेंड था तब भी ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना, क्योंकि अंदर जगह खाली थी। तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जगह कितनी खाली है, रादर देन कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। अगर अंदर जगह खाली है तो हर चीज़ क्या होगी? लोअर एनर्जी लेवल पे ही जाने की कोशिश करेगी। ये बात समझ में आनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी का, नंबर 4। क्रोमियम के साथ ले लिया Cn और ले लिया 4-। अब अगर इसे देखोगे ध्यान से तो इसमें एक मिनट ऑक्सीडेशन नंबर सही कर दें यार, 3- करनी पड़ेगी ना। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ गई? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गई। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गई। क्रोमियम +3 में आ गया। इसमें भी क्रोमियम +3 में आया तो सीधे अब हम क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें तो ये हो जाएगा Ar3d5, जो ऊपर हम लोगों ने लिखा था 3d3 हो जाएगा ये। तो इसमें हम लोगों ने फिर से कॉम्प्लेक्स के अंदर मतलब ऑर्बिटल्स बनाना शुरू कर दिए हैं।
बात समझ में आनी चाहिए बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है इसमें। ये तो आसान चीज़ है ना, खेलने वाली चीज़ है, एक बार सीख जाओगे तो फिर मज़े मज़े में कर लोगे, कोई टेंशन नहीं आएगी इसमें। ठीक। अब क्या हुआ, अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। अब सी एन माइनस है तो सी एन माइनस कैसा है, सी एन माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सी एन माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब अगर सी एन माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करेगा, वो पेयरिंग कराएगा, लेकिन पेयरिंग कराएगा किसकी, अगर तुमने गलती से ये मिस्टेक की कि इसे इसमें पेयर करा दिया तो गलत हो जाएगा। पेयरिंग केवल लास्ट वाले 2 ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की ही होती है, बाकियों की 3 पीछे वालों की नहीं होती है। तो पेयरिंग करा सकता था लेकिन पेयरिंग करा नहीं पाएगा बिकॉज इट्स नॉट नीडेड। ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गए, ये इस तरह से बन जाएगा, तो ये आ जाएगा D2sp3 बन जाएगा। ये 3D था, ये 4s था और ये 4p था। तो इसके लिए भी मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, √15 आ जाएगा इसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट। और ये कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। तो अगर हमने कुछ भी याद कर लिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा, बात समझने की है। ठीक। ठीक है। और कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। और इसके केस में भी हम लोग ये नहीं बोल पाएंगे कि क्या, कि कॉम्प्लेक्स में हम लोग हाई स्पिन बोले या लो स्पिन, कोई ज़रूरत बोलने की नहीं है। देख रहे हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में भी पेयरिंग वेयरिंग तो कुछ हो नहीं रही है, तो हाई स्पिन या लो स्पिन बोलने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक। अब अगर हम इसे हम जनरल भाषा में लिख दें तो तुम्हारा जीवन काफ़ी आसान हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट नोट करके लिख लो यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट बात है ये कि लिखते हैं, देखो इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन is D1, D2 और D3 in case of coordination number 6, then hybridization will always be D2sp3। कैसा होगा, ऑलवेज बी D2sp3 irrespective of the ligand, लिगेंड से कोई मतलब ज़्यादा लेना देना नहीं रह जाएगा। ठीक। तो D1 D2 D3 हो जाए तो हमेशा कैसा आ जाएगा, हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो हमेशा कैसा आएगा, D2sp3 आएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक। अब एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं भाई यहाँ पे। एक एग्जाम्पल नंबर हम लोग कितना लिख लेते हैं इसे, कौन से एग्जाम्पल नंबर 5 पे पहुंच गए थे, 4 पे हो गया तो 5वां लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 हमने ले लिया कि Fe के साथ हमने CN6 लिया, लेकिन यहाँ पे ले लिया चार्ज -3। अभी तक -4 था, -3 ले लिया। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल यहाँ पे देख लोगे उतनी ज़िंदगी आसान रहेगी। कोई भी नए मतलब अगर एग्जाम्पल आएगा तो फिर उलझने की समस्या बन सकती है, इसलिए पेपर में भी नया एग्जाम्पल नहीं आएगा। ठीक है। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई कितनी, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई इसकी 6, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 3 आ जाएगी। जब ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगी तो Fe+3 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, मेरे को अलाउ कर दो, तो क्या आ जाएगा 3D3 आ जाएगा, 3D5 आ जाएगा। ठीक। पूरा लिख देते हैं 3D5 आ जाएगा। जब 3D5 आएगा तो 3D5 में क्या होगा, अब Cn कैसा है, Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, Cn माइनस इज अ
स्ट्रॉन्ग लिगेंड, Cn- कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो होगा क्या कि D5 में हमने जब इलेक्ट्रॉन भरे तो भरे, हम तो भर देते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो अभी बना नहीं है। कॉम्प्लेक्स नहीं बना है तो 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये 4s हो गया और यहाँ पे 4p हो गया। अब Cn- कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, वो पेयरिंग कराएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ धक्का भेज देगा और इसे यहाँ भेज देगा धक्का देके। तो देखो क्या बन गया भाई, तो जो बना कॉन्फ़िगरेशन वो बन गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए। तो जो एग्जाम्पल बना वो कैसा बना, D2sp3 बना। ठीक, ऑक्टाहेड्रल शेप रही, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें, ऑक्टाहेड्रल शेप रही, D2sp3 बना। जो मैग्नेटिक मूवमेंट आया वो अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 1+2 यानी कि कितना आ गया, √3 आ गया। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ गया, √3 आ गया। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा रहा, पैरामैग्नेटिक। तो ये एग्जाम्पल करने का पर्पस ये था कि तुम्हें ये बताना कि पेयरिंग होने के बावजूद भी कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक रह सकता है। ठीक, पेयरिंग होने के बावजूद भी जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा रह सकता है, पैरामैग्नेटिक रह सकता है। ठीक, अगला कॉम्प्लेक्स देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद 6 आ गया। बात समझ में बढ़िया से आ जाएगी तो ही फायदा है, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए या फिर 2 पार्ट में करना पड़े, आई विल डू दैट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अभी कर लेते हैं और 4 भी कर लेंगे, 4 और 6 तो अभी कर लेंगे, VBT खत्म ही कर दें यार आज ना, तभी चैन मिलेगा, नहीं तो फिर बहुत लंबा आगे खिंचता ही जा रहा है प्रोग्राम। ठीक, अगला एग्जाम्पल जो है वो है निकल के साथ हमने वाटर ले लिया और 6 कॉम्प्लेक्स बना दिया ऑक्टाहेड्रल, निकल +2 में। निकल का एटॉमिक नंबर 28, निकल का कॉन्फ़िगरेशन Ar 4s2 3d8। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो निकल +2 में जो Ar आ जाएगा वो 3d8 के साथ आ जाएगा, 4s वाले इलेक्ट्रॉन निकल गए। और वाटर कैसा है, वाटर इज अ वीक लिगेंड, वाटर इज अ वीक लिगेंड। वाटर वीक लिगेंड है तो वाटर की चिंता हमें करनी नहीं है, तो 3d8 बना देते हैं फटाफट हम लोग तो अच्छे बच्चे हैं, तेजी से काम करते हैं। ठीक है, तो हमें अब ये बनाना पड़ेगा क्योंकि वीक लिगेंड है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 4d भी बनाना पड़ेगा। तो 3d 4s 4p और 4d। ठीक, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रखे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। वाटर वीक लिगेंड है तो कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ डोनेट होंगे, वो यहाँ पे डोनेट हो जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2, क्या आ जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। अब sp3d2 आ गया और ये कैसा रहा, पैरामैग्नेटिक रहा। म्यू की वैल्यू आ गई √8 बोर मैग्नेटॉन, और ये बन गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये बात समझ में आसानी से आ जानी चाहिए। ठीक, अब अगर हम निकल के लिए 6 के बाद 7 नंबर पे आ जाएं, अब अगर हम निकल के लिए ही एक कॉम्प्लेक्स ले लें कि जिसमें निकल की के साथ एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दें, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड हमने मान लो अमोनिया लगा दिया। ठीक, निकल के साथ अमोनिया जब लगाया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रही, ऑक्सीडेशन नंबर 2 रही, निकल +2 में ही रहा और कॉन्फ़िगरेशन आ गई Ar 3d8। ये तो काम जल्दी से हम लोग कर ही सकते हैं और यहाँ पे लिख देंगे कि अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जो हम लोगों ने वेरी फर्स्ट लाइन में बोला था कि जो कार्बन और नाइट्रोजन डोनर है वो कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अमोनिया कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया। अब अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया
तो हमें लग रहा था कि क्या कराने की कोशिश करेगा, पेयरिंग कराने की कोशिश करेगा। तो कराते हैं कोशिश, देखते हैं क्या हो सकता है। हमें अभी नहीं पता, पेयरिंग करा के देखेंगे, अगर होनी होगी तो हो जाएगी, तुम्हारे पेन को अपने आप पता लग जाएगा। तो हम बताओ कमेंट करके कि क्या पेयरिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या लग रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिए 8। ठीक। अब अगर अमोनिया ने पेयरिंग कराई तो इसे यहाँ भेजना पड़ेगा। 2 सीट खाली हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी, 2 सीट खाली नहीं हो पाएंगी। तो इवन इफ अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैन नॉट डू पेयरिंग इन D8 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक। तो ये कैसा बनाएगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल खाली कराने से कोई फायदा नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड कि इसके लिए क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू आ जाएगी √8। ठीक। बोर मैग्नेटॉन ये कैसा आ जाएगा, ये 3D था, ये 4s था, ये 4p था और ये 4d था। तो आ गया sp3d2। कैसा कॉम्प्लेक्स बन गया? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। और इसका जो नेचर है वो कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। तो रटने से कुछ नहीं होगा, दिमाग लगाने से होगा। अच्छा, अब D8 में ऐसा नहीं हो रहा तो D9 और D10 में तो होगा ही नहीं। तो जो सारी की सारी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में तुम्हें VVT पढ़ने हैं, जो झंझट हो सकती है, वो केवल D4, D5 और D6 में ही होगी दिक्कत। बाकी में भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें तुम्हें चेक करना पड़ेगा, चेक फॉर स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड एंड पेयरिंग। ठीक। इन केस ऑफ D8, D9, D10 systems having coordination number 6, hybridization will be sp3d2 irrespective of ligand, लिगेंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई? पूरी अच्छे से आ जाएगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। तो 6 वाला काम हमने सारा कर लिया, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमें जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो अंदर वाला एक ऑर्बिटल खाली कराना पड़ेगा। 2 नहीं चाहिए होंगे, केवल 1 चाहिए होगा, क्योंकि DsP2 जैसी सिचुएशन हम लोग बना पाएंगे। तो फॉर लिख लेते हैं, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो लिख लेते हैं हेडिंग VVT फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए करते हैं। तो स्ट्रेट अवे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ही एग्जाम्पल से बात समझ में आ जाएगी। कि एग्जाम्पल ले लिया NiCl4 2-। यार लोग बहुत गवा रहे, इतना गेट पे आके हॉर्न बजा देते हैं ना। ठीक है। तुम लोग यार ऐसा इंसान मत बनना है ना, बेमतलब में हॉर्न बजाना क्राइम है ना। हॉन्किंग इज नॉट गुड। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 4 और ऑक्सीडेशन नंबर हो गई 2। ठीक। निकल 28 था, +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखा AR 3D8। Cl- कैसा है? Cl- इज अ वीक लिगेंड, Cl- इज अ वीक लिगेंड। तो पेयरिंग वेयरिंग का कोई झंझट नहीं होगा, तो आसानी से हम लोग काम कर पाएंगे अपना। तो ये हो गया 3D, ये हो गया 4s और ये हो गया 4p। ठीक। तो इसमें जो आ गए वो कहाँ आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ गए यहाँ पे। अब इसमें पेयरिंग तो होगी नहीं, तो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 4s और 4p में जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा? sp3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? sp3 आ जाएगा।
sp3 आ जाएगा, म्यू की वैल्यू आ जाएगी √8 बोर मैग्नेटॉन। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, सिंपल सी बात है। और हम इसे कैसा कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा होगा, आउटर ऑर्बिटल। अब तो भाई प्रैक्टिस हो गई इतनी देर में, तो बात थोड़ी सी स्पीड में करी जा सकती है। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आ गया ये। ठीक, कोई कॉम्प्लेक्स जो तुम्हें लगता हो सर इसके बारे में मेरे को जानकारी करनी है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कॉम्प्लेक्स टाइप कर दो। मैं उसके बारे में तुम्हें अगली क्लास में बताने की कोशिश करूँ। अगली क्या मतलब, उसकी अगली जब भी आएगी तब हम बता दें, जब मैं देखूंगा उसके बाद बता ही दूंगा अगली क्लास में। लेकिन रैंडम सा मत लिखना, कहीं ऑथेंटिक सोर्स में ही लिखा हुआ मिलना चाहिए, तभी हम लोग बात डिस्कस कर पाएंगे, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। एक्चुअली पहले कॉम्प्लेक्स बनता है जब सिंथेसिस होती है, तो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद सबसे पहले उसका मैग्नेटिक मूवमेंट मेजर किया जाता है। मैग्नेटिक मूवमेंट बनने के बाद सारी कहानी कही जाती है, केमिस्ट्री है ना। तो पहले एक्सपेरिमेंट करा जाता है, उसके बाद कहानी कही जाती है। तो ये NiCN4 ले लिया। अब NiCN4 में कोऑर्डिनेशन नंबर आ गई 4, ऑक्सीडेशन नंबर आ गई 2, तो 28 Ni2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन आ गया कितना, Ar3D8। कितना आ गया, Ar3D8। 3D8 का हमने फिर से डिब्बे बना लिए भाई, आराम से करेंगे, बिल्कुल तसल्ली से हो जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ध्यान रखना ये है कि जब Cn माइनस जो कैसा लिगेंड है, Cn माइनस कैसा है, अगला कॉम्प्लेक्स था, इसका नंबर नहीं डाला यार, 2 नंबर डाल देते हैं। ये कैसा है, Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक, तो Cn माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पहले ये क्या करेगा, ये जब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होती है तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को उठा के इधर भेजा जाता है, एक ही डिब्बा खाली कराना है, 2 नहीं कराने। ऑक्टाहेड्रल में 2 कराने होते हैं, टेट्राहेड्रल मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में 1 कराना होता है। तो जब इसने इसे पेयरिंग करा दी तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनी। तो इसने पेयरिंग करा दी, तो ये कुछ ऐसा हो गया काम। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ आएंगे, एक डी में आ जाएगा, एक एस में आएगा और 2 पी में आएगा। तो ये 3D हो गया, ये 4s हो गया और ये 4p हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया DsP2। ठीक, DsP2 आ गया। ये नेचर कैसा हो गया इसका, डायामैग्नेटिक हो गया। डायामैग्नेटिक हो गया तो म्यू इक्वल्स टू 0 आ गया, और ये बन गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये लो स्पिन भी है। ठीक, ये कैसा है, लो स्पिन भी है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगला जो ले लेते हैं एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। वो निकल के साथ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। निकल के ही ज़्यादा पॉपुलर है तो निकल के ही ले रहे हैं, फिर कॉपर के भी ले लेंगे। NiCO4 जब देखोगे तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो आ गई वो 4 आ गई, और ऑक्सीडेशन नंबर आ गई 0। अब भाई समस्या ये है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 में निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, वो है Ar4s2 और 3D8। ठीक, और CO जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। CO इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। CO इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो इसे CO कैपिटल लिख देता हूँ। ठीक, CO कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब 3D8 की जब संरचना बनाएंगे हम लोग, जब स्ट्रक्चरल ड्राइंग करेंगे इसकी, तो क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया हमने इसका। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 4s में थे। CO इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वो इन दोनों को पीछे भेज देता है। जब इन दोनों को पीछे भेज देगा तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो अब भाई लोग बदल जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर और ये इस तरह से आ जाएगा, तो ये बन जाएगा S और P। ये आ गया 4s और ये 4p। ये 3D कंप्लीट हो गया। अब इसमें स्पेशल केस इसलिए हुआ क्योंकि S वाले इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करा दिया हमने, तो बन गया हाइब्रिडाइजेशन sp3
म्यू इसका आ गया 0, ठीक, म्यू आ गया 0, यानी कि क्या आ गया, डायामैग्नेटिक आ गया। तो ये एक अजीब सी पेयरिंग थी, इसलिए इस क्वेश्चन को करना ज़रूरी हो गया था, ठीक। अब इसके बाद एक सवाल और विचित्र सा कर लें, अगर तुम लोग परमिट करो तो एक और कर लेते हैं। 3 के बाद नंबर डाल लेते हैं 4, और 4 नंबर का कॉम्प्लेक्स है कॉपर अमोनिया 4 2+। कॉपर अमोनिया 4 2+ में जब देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगी 4 और ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी 2। ऑक्सीडेशन नंबर 2 आने पे कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कई लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन अब तो इतने बड़े हो गए हो कि 4s1 और 3d10 होता है ये। तो कॉपर 2+ जब बनाओगे तो कॉपर 2+ बनाने पे ये बन जाएगा Ar3d9। अब ये 3d9 हो गया। अब 3d9 के लिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ज़रा ध्यान से देखना, स्पेशल केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये 4s आ गया और ये 4p आ गया। अमोनिया कैसा है? अमोनिया हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये हमें पता है पहले से। अमोनिया कैसा है? अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, नाइट्रोजन डोनर है। अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अमोनिया कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जो 3d9 आया उसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखा गया। अब देखो ये क्या है, ये पेयरिंग तो करा नहीं सकता, लेकिन अमोनिया स्ट्रांग होने की वजह से क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के आगे भेज देता यहाँ पे, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन के आता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन के आता है वो कुछ ऐसा आ जाता है। ये दोनों इधर आ गए, सब इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए और एक यहाँ पे आ गया। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन हुआ वो यहाँ पे हुआ। तो कॉम्प्लेक्स बन गया क्या, D3D 4s और 4p। तो आंसर आ गया DsP2, ठीक। क्या आ गया, DsP2। और ये कैसा बन गया, ये बन गया स्क्वायर प्लेनर। जब भी DsP2 बनेगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा। ऊपर हम लोगों ने बनाया था, ये भी, ये कैसा बनेगा, ये टेट्राहेड्रल बनेगा, ठीक। उसके ऊपर वाला कैसा बनेगा, ये स्क्वायर प्लेनर बनेगा। लिख देना, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख देना, ठीक है। तो ऐसे केस को हम लोग कैसे जज कर पाएंगे, इसे कहते हैं ट्रांसफरेंस। क्या कहते हैं इसे, ट्रांसफरेंस कहते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं ट्रांसफरेंस। क्या होता है ट्रांसफरेंस, ये बात समझने की कोशिश करते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं ट्रांसफरेंस। तो हेडिंग डाल लेते हैं ट्रांसफरेंस। कितने लोगों ने ट्रांसफरेंस पहले सुन रखा है, जरा कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि हम लोगों ने सर पहले से पढ़ रखा था ट्रांसफरेंस। आपने बता दिया अच्छा है, लेकिन हमने सुन रखा था। और नहीं सुन रखा है तो पढ़ लो। लिखो, इट इज द शिफ्टिंग और ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, केवल एक इलेक्ट्रॉन का ही हो सकता है ना, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड व्हेन, कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होंगी तभी ऐसा होगा, व्हेन सर्टेन कंडीशंस, certain conditions are satisfied is called transference। अगर कुछ कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो गई तो हम उस ऐसे ट्रांसफर को क्या कहते हैं, ट्रांसफरेंस कहते हैं, ठीक। तो कंडीशंस क्या है, नंबर 1 लिखते हैं। कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन क्या है कि केवल एक इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो सकता है। तो लिख देते हैं ओनली 1 इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड, 1 इलेक्ट्रॉन
कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक। नंबर टू इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं हुआ तो ये सब कोई काम नहीं कर पाएगा। तो लिख देते हैं प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड should be there। एंड नंबर थ्री क्या है कि ट्रांसफेरेंस के बाद ज़्यादा स्टेबल यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने की संभावना होनी चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ formation of inner orbital complex। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने की पॉसिबिलिटी को तभी ऐसा हो सकता है। ठीक। तो ये बात हो गई ट्रांसफरेंस की। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है वीबीटी के ड्रॉबैक्स की। तो हम डाल लेते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी। ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी। वीबीटी के ड्रॉबैक्स क्या है कि वो ये नहीं बता पाती कभी भी ढंग से कि कौन सा कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल होगा, कौन सा इनर ऑर्बिटल होगा, उसे ठीक ठीक जानकारी नहीं है। देखो जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग थे तो लग रहा था इनर ऑर्बिटल बनना चाहिए था, लेकिन कभी आउटर ऑर्बिटल बन जा रहा, कभी इनर बन जा रहा, तो उसे ठीक ठीक पता नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं इट कैन नॉट एक्सप्लेन, it cannot explain why some complexes of metal ion, same metal ion ले लेते हैं, are inner orbital whereas some other are outer orbital। ठीक, उसे पता ही नहीं चल रहा कि कब इनर ऑर्बिटल करना कब आउटर ऑर्बिटल करना। नंबर 2, ये बिल्कुल भी इस बात पे तवज्जो नहीं दे पाती या नहीं बताती कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ कैसे कैसे बदलेंगी। तो ले लेते हैं इट डज नॉट एक्सप्लेन, it does not explain variation of magnetic properties of complex with temperature। ठीक, ये स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी भी नहीं एक्सप्लेन कर पाते, तो लिख देते हैं इट डज नॉट, वीवीटी वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन। ये इसलिए लिख रहा हूँ कि जिससे कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स ऑफ वीवीटी, तो ये उस क्वेश्चन के लिए है। ठीक है ना, एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, तो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी भी नहीं बता पा रहा है। ठीक। नंबर 4, और क्या नहीं बता पा रहा है, ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में कोई कमेंट नहीं करते। वीवीटी वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, और ये तो बात पहले लिख दी कि वीवीटी स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड में भी डिस्टिंग्विश ठीक ठीक तरीके से
नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ तक वीवीटी की कहानी ख़त्म हुई। हम लोग वीवीटी पूरी पढ़ ली, ढंग से पढ़ ली। 1 घंटे के 1 घंटे 5 मिनट के लगभग का लेक्चर हो गया है। अगले लेक्चर में हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, क्रिस्टल फील्ड डिसिपेटिंग एनर्जी की, और क्रिस्टल फील्ड के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और आइसोमेरिज्म पे चलेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। और वही ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना ध्यान से, है ना। चलो मिलते हैं, ओके बाय।